गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपना क्लास 10 साइंस का वही चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करने हैं इसके 5 शॉर्ट आंसर, एक केस बेस्ड और 3 लॉन्ग आंसर्स। ये 3 चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको इस पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये 28 क्वेश्चन का कलेक्शन हमने इस चैप्टर में बनाया है, और ये कलेक्शन जो है पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो इसलिए ये सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है, और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक सवाल या मल्टीपल सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आपको नजर आ जाएं, जो इस साल आप लिखने वाले हैं अपना एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर शॉर्ट आंसर्स के साथ। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, राइजोपस में बीजाणु निर्माण को दर्शाने वाला एक आरेख बनाएं, और नंबर 1 जनन और नंबर 2 गैर जनन भागों को नामांकित करें। ठीक है, और फिर उसमें उसी सवाल में पूछा है, राइजोपस सूखी ब्रेड के टुकड़े पर गुणन क्यों नहीं करता। ये तो है ए पार्ट सवाल का। बी पार्ट में पूछा है, हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया का नाम बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, दो सवाल है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम में उसके जनन और गैर जनन भागों को हमको लेबल करना है। ठीक है ना, और ये बताना है साथ साथ कि राइजोपस जो है वो सूखी ब्रेड के टुकड़े पर गुणन क्यों नहीं करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो बच्चों, ये सिंपल सा डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, और बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर देनी है ना। ये जो ऊपर डॉट्स नजर आ रही हैं आपको, ये हो गई हमारी स्पोर्स। ये जो जिसके अंदर से डॉट्स निकलती हैं वो होता है हमारा स्पोरेंजिया, और नीचे है हमारा हाइफे। तो बच्चों, इसके जो प्रजनन वाले जो भाग हैं वो तो होते हैं हमारे स्पोरेंजिया। ठीक है, प्रजनन वाले भाग तो हो गए ये। ठीक है, ये तो हो गए हमारे प्रजनन वाले। ठीक है, स्पोरेंजिया हो गया हमारा। और हाइफे जो होता है हमारा, हाइफा या हाइफे, वो होता है हमारा गैर प्रजनन भाग। ये होता है गैर प्रजनन। ठीक है, स्पोरेंजिया और हाइफे पहले पार्ट में तो यही पूछा था, और साथ साथ ये पूछा था कि हमारे से राइजोपस सूखी ब्रेड के टुकड़े पर गुणन क्यों नहीं करता है। तो उसका उत्तर यह है कि ब्रेड का सूखा टुकड़ा राइजोपस के अंकुरण और गुणन के लिए, यानी उसके जर्मिनेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आवश्यक नमी और पोषक तत्व, आवश्यक नमी यानी जो सफिशिएंट मॉइस्चर, जो जरूरी मॉइस्चर और आपका क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्रदान नहीं करता, इसलिए वो उसके ऊपर गुणन नहीं कर पाता। चलिए, इसका बी पार्ट में हमसे पूछा गया था सवाल, हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया का नाम बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। हाइड्रा में जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसको हम मुकुलन कहते हैं, यानी बडिंग, है ना। मुकुलन होता है हमारा बडिंग। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रजनन जो है हाइड्रा में वो बडिंग के थ्रू होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन के कारण जनक शरीर पर एक छोटी मुकुल विकसित होती है। मुकुल बढ़ती है और एक नए जीव में विकसित होती है, जो अंततः जनक से अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से रहने लगता है। इस तरीके से बडिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, पहले एक छोटी सी जो मुकुल है, एक बड है, वो ग्रो कर जाती है। फिर जो वो इवेंचुअली फिर इतना ग्रो कर जाती है कि वो उससे अलग हो जाती है और एक स्वतंत्र रूप से, मतलब एक इंडिपेंडेंटली फिर अपना जीवन काल जीने लगती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, गुणसूत्र क्या है, यानी क्रोमोसोम्स। ए पार्ट में। और बी पार्ट में पूछा है, संक्षेप में समझाइए कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव में किसी प्रजाति के डीएनए सामग्री की स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में कि गुणसूत्र होते क्या है। गुणसूत्रों में ऐसे जीन होते हैं जो किसी जीव के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अणु के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक विशेषताएं की विरासत के लिए जानकारी होती है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे गुणसूत्र, यानी हमने क्रोमोसोम्स के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर बी की, जो था कि संक्षेप में समझिए कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव में किसी प्रजाति के डीएनए सामग्री की स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे सुनिश्चित होती है।
दो पॉइंट में हमने इसका आंसर लिखा है। पहला पॉइंट है प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतियां होती हैं, एक नर से और दूसरी मादा से, जो जनन कोशिकाओं या युग्मकों के निर्माण के दौरान आधी हो जाती हैं। ठीक है ना, मतलब जब जो जाइगोट होता है उसकी फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आधी हो जाती हैं। जनन कोशिकाओं के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। आई मीन ये जो हमारा युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, जब उसका निर्माण होता है तो संतान में गुणसूत्र की सामान्य संख्या और डीएनए की समान मात्रा को पुनर्स्थापित करता है। जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, जो हमने पहले पॉइंट में आंसर बताया था ना कि गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, है ना। जब जनन कोशिका, जो हमारे जो वो जर्म सेल्स होते हैं ना, और या फिर उनके निर्माण, जर्म सेल्स के निर्माण के दौरान क्या होता है, ये जनन कोशिकाएं, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये हमारे जर्म सेल्स होते हैं, है ना। इनके निर्माण के दौरान क्या होता है, ये जो आपकी जो हमारी कोशिका होती हैं ये आधी हो जाती है ना। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि उनका जो डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड हो जाती है, 2n से n हो जाती हैं। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतियां होती हैं, एक नर से और एक दूसरी मादा से। तो जनन कोशिकाओं युग्मकों के निर्माण के दौरान, मतलब जब जो जर्म सेल्स होते हैं उनके निर्माण के दौरान वो आधी हो जाती है ना। किस चीज का नंबर यहाँ पे आधा हो रहा है, गुणसूत्र की जो प्रतियां होती हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जनन कोशिकाओं के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जो संतान के गुणसूत्रों की समान संख्या और डीएनए की समान, जब जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जब मेल और फीमेल का वो जो क्या बोलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब होता है, जब जिसके अंदर जाइगोट बनता है, तो जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो मेल और फीमेल जब साथ में कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो नंबर n+n से दोबारा 2n हो जाता है, और वो फिर उसकी जो स्थिरता है वो पुनर्स्थापित हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, मानव मादा प्रजनन तंत्र के निम्नलिखित भागों के कार्य लिखिए। सबसे पहला है हमारा अंडाशय, दूसरा है फेलोपियन ट्यूब और तीसरा है गर्भाशय। फिर बी पार्ट में पूछा है, मानव पुरुषों द्वारा प्रयुक्त दो गर्भ निरोधक विधियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय ह्यूमन मेल। सेकेंड पार्ट में हमको ये बताना है। चलिए पहले पार्ट का आंसर देख लें। सबसे पहले अंडाशय के बारे में बताते हैं। मादा युग्मक अंडाणु और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। अंडाशय का काम तो ये होता है कि मादा युग्मक जो होता है अंडाणु और मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, ये उनका उत्पादन करता है अंडाशय। फेलोपियन ट्यूब ये है निषेचन स्थल, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, ठीक है, ये होती है हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। गर्भाशय होता है हमारा आरोपण और भ्रूण विकास का स्थान। ठीक है ना, ये होता है साइट ऑफ एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन। ठीक है बच्चों, जो गर्भाशय होता है। अब हम इन तीनों को तो हमने बता दिया। अगला पार्ट हमारा था कि पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक तरीके, यानी ऐसे हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने हैं दो, जो ह्यूमन मेल यानी पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कब यूज किए जाते हैं, जब जब प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो जो गर्भ निरोधक तरीके पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाते हैं उसमें एक तो है यांत्रिक अवरोध, यानी यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है ना, पहला वाला तो हो गया हमारा ये होता है हमारा यांत्रिक अवरोध। और दूसरा होता है हमारा शल्य चिकित्सा पद्धति, यानी सर्जिकल मेथड्स, है ना। इसमें होता है हमारा पुरुषों में शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कराना, यानी वेसेक्टोमी। ठीक है, इसमें जो क्या बोलते हैं ह्यूमन मेल्स में जो शुक्रवाहिनी होती है उसको अवरुद्ध करा देना, है ना, जिसको वेसेक्टोमी भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए ये हो गए हमारे दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो ह्यूमन मेल यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 23। उसमें पहले ए पार्ट में दो सवाल है। पहला सवाल है, गर्भ धारण से बचने के लिए मानव महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली 3 तकनीकों या उपकरणों के नाम बताइए, प्रत्येक के दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और दूसरे पार्ट में पूछा है, क्या होगा यदि मानव मादा में एक निषेचन हो जाए और दूसरा अंडा निषेचित ना हो। ठीक है, तो बच्चों इसमें पहले तो बताने हैं 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो ह्यूमन फीमेल यूज करती हैं, है ना, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए
जो 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो ह्यूमन फीमेल यूज करती हैं, पहले तो वो बताने हैं, और दूसरे पार्ट में हमको बताना है क्या होगा यदि मानव मादा में निषेचन हो जाए यानी फर्टिलाइजेशन हो जाए, और या फिर अंडा निषेचित ना हो या फिर एग फर्टिलाइज ना हो, दोनों कंडीशन में हमें बताना है क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। गर्भावस्था से बचने के लिए मानव महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली 3 तकनीकें हैं। सबसे पहली है रासायनिक विधि, है ना, रासायनिक यानी केमिकल, हमारी जो केमिकल वे जो है ना उसको देखते हैं। औषधि मतलब इन ये कुछ मेडिसिन मेडिसिन टाइप मेडिसिन यहाँ पर जो यूज की जाती हैं। इन औषधि गोलियों में ऐसे हार्मोन होते हैं जो अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। दुष्प्रभाव इसके हो गए हार्मोनल असंतुलन, मतली या वजन बढ़ सकता है। मतलब जो ऐसी कोई ये मतलब मेडिसिन जो यूज होती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ना जो उसमें कुछ इस तरीके के हार्मोन होते हैं जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, अंडोत्सर्ग को रोकते हैं, है ना। दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोनल असंतुलन यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, मतली या वजन बढ़ सकता है, ओवरवेट हो सकता है, और जो मतली होती है जैसे मतलब एकदम बहुत अजीब सा फील होता है ना, तो उस तरीके से भारी भारी सा जिसको हम आम जबान में कहते हैं। चलिए, दूसरा जो तरीका है वो है अवरोध विधि, जिसको हम बोलते हैं कॉपर टी या लूप। गर्भाशय में डाला गया एक उपकरण निषेचित, ये ना डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, ये इनको गर्भाशय में डाला गया एक उपकरण निषेचित अंडे के आरोपण को रोकता है, ये एग फॉर्मेशन को रोकते हैं, ठीक है। ये यूट्रस में कुछ डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं जिसको हम कॉपर टी या लूप मेथड भी बोलते हैं। इसके दुष्प्रभाव होते हैं जलन, ऐंठन या श्रेणी क्षेत्र संक्रमण हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, जलन हो सकती है और ऐंठन हो सकती है, ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। और अब फिर हमारा तीसरा मेथड होता है शल्य चिकित्सा पद्धति, ट्यूबेक्टोमी यानी सर्जिकल मेथड। मादा में फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि अंडे को शुक्राणु से मिलने से रोका जा सके। मतलब इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, अंडा और जो अंडे को शुक्राणु से मिलने से रोका जा सके, यानी स्पर्म और एग का जो मिलन होता है उसको रोका जा सके। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सर्जरी से संक्रमण या जटिलताओं का खतरा, ठीक है, सर्जरी से जो मतलब कुछ संक्रमण यानी कुछ इन्फेक्शन लग सकता है सर्जरी से, या जटिलताओं का खतरा, या फिर और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा, इसका जो हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए यानी निषेचन हो जाए तो क्या होगा, और अगर अंडा निषेचित ना हो तो क्या होगा। चलिए एक एक करके उनके भी आंसर देख लेते हैं। यदि निषेचन हो जाता है तो युग्मनज गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित हो जाता है और भ्रूण बनाने के लिए विभाजित होना शुरू कर देता है। जब बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो युग्मनज जो होता है, जाइगोट जो होता है, वो गर्भाशय की परत यानी एंडोमेट्रियम में जाके प्रत्यारोपित हो जाता है ना, और एम्ब्रायो के लिए अपना डिवाइड होना शुरू हो जाता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन के लिए, है ना। और अगर ये अंडा निषेचित नहीं होता, जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें क्या होता है, तो गर्भाशय की परत टूट जाती है और रक्त और बलगम के साथ योनि के माध्यम से बाहर निकल जाती है, ठीक है, मतलब थ्रू वजाइना ये बाहर आ जाती है अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता। वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड, ये यहाँ पर दूसरा जो लिखा है बलगम, ठीक है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मासिक धर्म, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 24 है, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन के क्या लाभ हैं? ये पूछा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन के लाभ। अनुवांशिक विविधता, सबसे पहला तो है हमारा अनुवांशिक विविधता, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में दो माता पिता के युग्मकों का संलयन शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानों में अनुवांशिक अंतर उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जो हमारा लैंगिक प्रजनन है उसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, माता और पिता, तो उनके युग्मकों का जो संलयन होता है, मतलब संलयन मतलब जो मिलना होता है, जो यूनियन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संतानों में अनुवांशिक अंतर उत्पन्न हो जाता है, यानी जेनेटिकल वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर, ठीक है बच्चों। बेहतर अनुकूलनशीलता यानी बेटर अडेप्टेशन, है ना। उत्पन्न विविधताएं जीवों को बदलती पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करती हैं, मतलब जो उनके अंदर जो विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं
उससे वो क्या होता है, जो चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनको बेटर तरीके से अडेप्ट करने में भी वो हेल्प करती हैं। फिर है हमारा विकासवादी महत्व, है ना, मतलब ये एक ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए अगर, तो ये विविधताएं विकास के लिए कच्चा माल है। मतलब जो ग्रोथ होती है बच्चे की, उसके लिए ये जो विविधताएं होती हैं ये कच्चा माल है, जो समय के साथ नई प्रजातियों के निर्माण में मदद करती हैं। जो वक्त के साथ जो है, जो नई प्रजाति होती है उनके निर्माण में ये मदद करती हैं। इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन के विपरीत जो समान संतान पैदा करता है, लैंगिक प्रजनन विविधता, अनुकूलनशीलता और विकास को बढ़ावा देता है। अब मतलब इन्होंने ये बताया है यहाँ पर कि जो अलैंगिक प्रजनन है, जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी ही उसमें जो संतान होती है, जो अगली जनरेशन होती है, बिल्कुल सेम पैदा होती है, सारी की सारी क्वालिटीज वगैरह सब सेम होती है। उसके कॉन्ट्रास्ट में जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो है हमको विविधता, अनुकूलनशीलता और विकास को बढ़ावा देने की एडवांटेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, पौधों के लैंगिक प्रजनन में परागण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जो पौधों में निषेचन को सुगम बनाती है। परागण कारक हवा, पानी, कीट और पक्षी हो सकते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में कई परिवर्तन होते हैं। इसके आधार पर हमको कुछ सवालों के उत्तर देने हैं। लिखा है, स्वपरागण और पर परागण के बीच मुख्य अंतर लिखे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में हमको मेजर डिफरेंस बताना है ना। पुष्प के उस भाग का नाम बताइए जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। निषेचन के बाद इस भाग का क्या होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है। तीसरे पार्ट में 3 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें लिखा है, निषेचन को परिभाषित करें। निषेचन के बाद पुष्प में बीजांड और अंडाशय का क्या होता है, ये बताना है। फिर दिया गया है, नीचे गए चित्र में, ये जो चित्र आपको साइड में दिया गया है, उसमें ए, बी और सी को पहचानिए तथा प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। जो यहाँ पर ए, बी, सी लिखे हैं, इनको लेबल करना है और उनका एक एक कार्य बताना है, एक एक काम बताना है। और चॉइस में फिर एक सवाल पूछा गया है, अंकुरित बीज में किन भागों को भावी प्ररोह और भावी मूल कहते हैं। बीज पत्र का कार्य बताइए। चलिए, ये सवाल है। चलिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, स्वपरागण और परपरागण के बीच, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का सवाल जो है उससे डिस्कस करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्वपरागण तब होता है जब परागकोश से पराग उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जमा हो जाता है। परपरागण एक पुष्प के परागकोश से परागकोश का उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण है। फर्क ये है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ में तो क्या होगा कि जो हमारा एक परागकोश से पराग उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, है ना, मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जमा हो जाएगा, है ना। पर परागकण में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में परागकोश से जो है पराग उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होगा। ठीक है, प्रजाति तो वही होगी लेकिन किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है उसके अंदर। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस ये हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में। फिर है हमारे जो फूल का विभाग जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, वो होता है कोरोला कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला। ठीक है, जिसमें रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं। निषेचन के बाद फूल वह ये भाग अक्सर गिर जाता है ना। निषेचन के बाद क्या होता है, फूल का जो ये भाग है अक्सर, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अक्सर ये जो फूल का भाग है वो गिर जाता है। ठीक है, तीसरे फर्स्ट पार्ट में पूछा था सी पार्ट के, निषेचन को परिभाषित करें। निषेचन के बाद पुष्प में बीजांड और अंडाशय का क्या होता है, ये बताना है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मक जुड़े होते हैं और उनके गुणसूत्र मिलकर एक निषेचित कोशिका बनाते हैं, जिसमें दोनों जनक तत्वों का अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना। फिर निषेचित बीजांड एक बीज में विकसित होता है जिसमें भोजन का भंडार है और भ्रूण होता है जो एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय का एक फल में बदल जाता है जबकि बीजांड बीज बन जाता है। अंडाशय क्या होता है निषेचन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वो तो एक फ्रूट बन जाएगा और जो बीजांड होता है वो उसकी बीज बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमको क्या बोलते हैं, जो डायग्राम में 3 पार्ट्स हैं उनको लेबलिंग करनी थी। सबसे पहले हमारा है ए वाला है, हो गया हमारा वर्तिकाग्र यानी पिस्टिल। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया परागनलिका यानी पॉलन ट्यूब, और तीसरा हमारा हो गया अंड कोशिका यानी ओवम। ठीक है ना, ये 3 पार्ट हो गए हमारे। अब इनका एक एक कार्य बताना है। तो सबसे पहले पिस्टिल की बात कर लेते हैं। पराग को ग्रहण करता है तथा उसके अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। अंकुरण यानी जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों। और बी है हमारा पराग नलिका, ये यहाँ पे लिख ही लेते हैं। वर्तिकाग्र हो गया हमारा पिस्टिल, ये होती है हमारी पॉलन ट्यूब,
और ये होता है हमारा ओवम, यानी साइट ऑफ एग फॉर्मेशन, है ना। चलिए, तो सबसे पहले पिस्टिल यानी वर्तिक्राग का कार्य देख लेते हैं। पराग को ग्रहण करता है और उसके अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। मतलब पराग को प्राप्त करता है ना, यानी पॉलन ग्रेन को प्राप्त करता है और उसके अंकुरण के लिए, उसके जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। फिर है हमारी पराग नलिका। नर जनन कोशिकाओं में युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक ले जाता है। जो पॉलन ट्यूब है हमारी, उसका काम क्या होता है, नर जनन कोशिका युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक ले जाना, ये इसका कार्य है। फिर ओवम अंडा कोशिका यानी मादा जनन कोशिका नर युग्मक के साथ संलयित होकर युग्मनज बनाती है। तो ये हो गई हमारी साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, है ना। चलिए, फिर जो चॉइस में पूछा था जर्मिनेटिंग सीड का जो सवाल पूछा गया था चॉइस में, क्या बोला था भाई, उसमें सवाल देख लेते हैं एक बार फिर से। ये अंकुरित बीज में किन भागों में भावी प्ररोग और भावी मूल कहते हैं, किन भागों को भावी प्ररोग और किन भागों को भावी मूल कहते हैं, बीज पत्र का कार्य बताइए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसके अंदर में। प्लूम्यूल और रेडिकल के बारे में पूछा है। अंकुरित बीज में प्रांकुर को भावी अंकुर कहा जाता है और मूलांकर को भावी जड़ कहा जाता है। बीज पत्र शिशु पौधे के लिए भोजन का भंडारण करता है। जो शिशु पौधा होता है उसके लिए भोजन का भंडारण करना किसका काम है, ये काम है हमारे बीज पत्र का। चलिए, प्रश्न नंबर 26, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक केस बेस था, बाकी के जितने भी बचे हुए सवाल हैं चैप्टर में वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दी गई तस्वीर में माँ के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को दिखाया गया है। यह विकसित हो रहा है भ्रूण गर्भनाल के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। गर्भनाल शिरा और धमनी गर्भनाल के अंदर से गुजरती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि एक भ्रूण जो है वो विकसित हो रहा है, मतलब एक बेबी जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ना। और इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले दो पदार्थों के नाम बताइए। दूसरा सवाल है, यदि प्लेसेंटा में प्रवर्ध कम है तो ये बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, तीसरा सवाल है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां भ्रूण महिला के शरीर के अंदर विकसित होता है। समझाइए कि यह क्षेत्र शिशु के पोषण के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। और चौथा सवाल है, कुछ भ्रूण कोशिकाएं एमनियोटिक द्रव में गिर जाती हैं और उन्हें सावधानीपूर्वक प्रक्रिया द्वारा एकत्र किया जा सकता है। कोशिकाओं की जांच की गई और पाया गया कि उनमें XY गुणसूत्र मौजूद है। तो भ्रूण का लिंग क्या है, जन पूर्व लिंग निर्धारण का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पहले सवाल की, जो है रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले दो पदार्थों का नाम बताइए। तो रक्त वाहिका में जो प्रवाहित होते हैं दो पदार्थ, एक हो गया हमारा ऑक्सीजन, दूसरा हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा सवाल है, यदि प्लेसेंटा में प्रवर्त कम है तो बच्चे के विकास पे कैसे प्रभाव करेगा। यदि प्लेसेंटा में प्रवर्त की संख्या कम हो तो यह पोषक तत्वों की आपूर्ति कम करके बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति को प्लेसेंटल अपर्याप्तता के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां भ्रूण महिला के शरीर के अंदर विकसित होता है। समझाइए कि यह क्षेत्र शिशु के पोषण के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। सॉरी, महिला शरीर में भ्रूण का विकास जिस क्षेत्र में होता है उसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय शिशु के पोषण देने के लिए अनुकूलित होता है। सबसे किस तरीके से अनुकूलित है ये देख लेते हैं। मोटी मांसपेशियों वाली दीवार होना जो बच्चे के वृद्धि के साथ फैल सकती है। पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए प्रचुर रक्त आपूर्ति होना, इस तरीके से ये पोषण देने में अनुकूलित होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर डी की, जिसमें पूछा गया है, कुछ भ्रूण कोशिकाएं एमनियोटिक द्रव में गिर जाती हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक प्रक्रिया द्वारा एकत्र किया जा सकता है। कोशिकाओं की जांच की गई और पाया गया कि उनमें XY गुणसूत्र मौजूद है। भ्रूण का लिंग क्या है, सबसे पहले तो ये पूछा है। जब XY क्रोमोसोम मौजूद है तो भ्रूण का लिंग क्या होगा, भ्रूण का जो लिंग है वो पुरुष होगा, क्योंकि ये बात तो हमें पता है ना कि जब XX क्रोमोसोम होंगे तो मादा और अगर XY क्रोमोसोम है तो पुरुष, क्योंकि एमनियोटिक द्रव कोशिकाओं में XY गुणसूत्र पाया गया है तो भ्रूण का जो लिंग है वो पुरुष होगा। ठीक है, भ्रूण का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है ये पूछा था। भ्रूण का दुरुपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि मानो वह लड़की का हो तो कुछ लोग गर्भपात करा देते हैं। ठीक है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि हम अपना ये जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कन्या है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको गर्भपात करा देते हैं। ठीक है ना,
जिससे कन्या भ्रूण जिससे जो वो बेबी होता है वो बॉडी के अंदर ही उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 27 हमारा है, मानव मादा प्रजनन तंत्र के निम्नलिखित भागों में से प्रत्येक के दो कार्यों को सूची बनाइए। अंडवाहिनी, गर्भाशय या और अंडाशय। तीसरा ये तीन ही दिए गए हैं। और फिर पूछा है बी पार्ट में, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है, संक्षेप में समझाइए। ठीक है, सबसे पहले हम अंडवाहिनी की बात कर लेते हैं। डिम्ब वाहिनी एक लंबी इसमें हमने बताया है, डिम्ब वाहिनी एक लंबी पेशीय नली होती है जो अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमको पता ही है, फेलोपियन ट्यूब होती है। वो अंडोत्सर्जित डिम्ब को इन्फ डिबुलम में एकत्रित करते हैं, जो अंडे को डिम्बवाहिनी में ले जाता है। फिर हम बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय के दो मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय बच्चे को विकसित करने के लिए फैलता है और प्रसव के दौरान बच्चे को बाहर निकालने में मदद करने के लिए सिकुड़ता है। प्रजनन क्षमता, गर्भाशय वह स्थान है जहां गर्भधान होता के दौरान निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है और जहां बच्चा बढ़ता है। ठीक है। फिर हम अंडाशय की बात कर लेते हैं। अंडाशय में क्या होता है, अंडे का उत्पादन करना, इसका कार्य है अंडे का उत्पादन करना, जो डिम्बोत्सर्जन के दौरान फेलोपियन ट्यूब के से होकर गर्भाशय में पहुंचते हैं। दूसरा कार्य हो गया ऐसे लिंग हार्मोन उत्पन्न करना जो महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करते हैं और अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म चक्र को सक्रिय करते हैं। उत्पादित हार्मोनों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और हमारे एंड्रोजन शामिल हैं। ठीक है ना। ये जो हमारे हॉर्मोन्स मतलब जो महिलाओं में होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। फिर हमारा जो आखिरी सवाल था, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है, संक्षेप में समझाइए। तो प्लेसेंटा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। प्लेसेंटा में भ्रूण की तरफ प्रवर्ध और माँ की तरफ प्रवर्ध के चारों ओर रक्त वाहिकाएं होती हैं। प्लेसेंटा को माँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लेसेंटा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण को माँ के द्वारा प्राप्त कराया जाता है। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, विश्लेषण कीजिए और किसी व्यक्ति पर इस संभावित प्रभाव का वर्णन कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, भ्रूण विकास के दौरान एक लड़के के वृषण वृषण कोश में उतरने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है, एक पुरुष की शुक्र वाहिका बंद कर दी गई है। तीसरा है, प्रोस्टेट और शुक्र पुटिकाएं कार्यात्मक नहीं है। चौथा है, मानव मादा में अंडा निषेचित नहीं होता। और आखिरी वाला फिफ्थ पार्ट यानी ई पार्ट है, प्लेसेंटा गर्भाशय से ठीक से जुड़ नहीं पाता। तो बच्चों पहले वाले का जो उत्तर हो जाएगा वो है, शुक्राणु निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्राणु निर्माण यानी हमारा जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसके लिए जो है क्या जरूरत होती है, शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना। एक पुरुष की शुक्र वाहिका बंद कर दी गई है। शुक्र वाहिका शुक्राणुओं को स्थानांतरण का मार्ग है, इसलिए शुक्राणुओं को आगे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी पुरुष की शुक्र वाहिका बंद कर दी जाएगी तो वो जो होता है ना, वो स्पर्म का जो वो होता है वो पास होने का पाथ है ना, जब हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो स्पर्म जो है वो आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो फिर जो शुक्राणु मतलब जो शुक्राणु यानी स्पर्म हो गया, उनको आगे स्थानांतरित किया ही नहीं जा सकेगा जब वो ब्लॉक कर दी जाएगी, है ना। तीसरा वाला हमारा सवाल था, प्रोस्टेट और शुक्र पुटिकाएं कार्यात्मक नहीं है। तो जब प्रोस्टेट और वीर्य पुटिकाएं कार्यात्मक नहीं होती तो वो पोषण के लिए स्राव और शुक्राणुओं के परिवहन के लिए माध्यम नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमारा चौथा है, मानव मादा में अंडा निषेचित नहीं होता। जब किसी महिला के शरीर में अंडा निषेचित नहीं होता तो वे लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। फिर गर्भाशय की मोटी परत टूटती है जिससे निषेचित अंडे के साथ रक्त और म्यूकस भी निकलने लगता है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है। बढ़ते भ्रूण को, और आखिरी वाला सवाल हमारा था, प्लेसेंटा गर्भाशय से ठीक से जुड़ नहीं पाती।
तो जब प्लेसेंटा ठीक से नहीं जुड़ पाएगी तो बढ़ते भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा, जिससे उसका विकास प्रभावित होगा, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी जब प्लेसेंटा ढंग से कनेक्टेड नहीं होंगे, इसके जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में कुल 28 क्वेश्चंस रखे थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से जरूरी है और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इससे ये होगा बच्चों कि आपका इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और अगर कोई सवाल आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो वहां पर आपकी हेल्प भी हो जाएगी। चांसेस हैं कि इनमें से भी कोई सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सके, है ना, क्योंकि ये सभी सवाल पिछले कई साल के एग्जाम में पूछे ही गए हैं, वहीं से हमने इनको बनाया है। तो इसलिए इसको खूब अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा और अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।